डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल नीति आयोग के सीईओ डॉक्टर अमिताभ कांत के हिंदुस्तान टाइम्स में छपे लेख इट्स टाइम टू रिविजिट, रीथिंक, रीशेप इंडियन सिटीज के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। ये ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है भारत में शहरी विकास को नया आकार। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। कहावत है कि भारत गांवों में बसता है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद अब के भारत को देखेंगे तो पाएंगे कि भारत अब केवल गांवों की भूमि नहीं रहा, इसमें व्यापक शहरीकरण देखा जा सकता है। इसी तरह भारत का भविष्य भी इसके लगभग 8000 शहरी केंद्रों पर लिखा जाना तय है। इन्हीं सब अनुमानों के मद्देनजर नीति आयोग के सीईओ डॉक्टर अमिताभ कांत ने हाल ही में शहरी नियोजन को लेकर एक लेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने शहरों के विकास के महत्व और अनियोजित विकास, खराब भूमि के उपयोग और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित समस्याओं के बारे में चर्चा की है। इसके अलावा उन्होंने इसमें भारतीय शहरों को फिर से देखने, उनके बारे में फिर से सोचने और उन्हें नया आकार देने की सिफारिश भी की है। ऐसे में सवाल है कि मौजूदा समय में भारतीय शहरों की ऐसी क्या खामियां दिख रही हैं जिसकी वजह से इन्हें नया आकार देने की बात की जा रही है। इन शहरों के समक्ष क्या क्या समस्याएं और चुनौतियां हैं? शहरीकरण का कॉन्सेप्ट क्या है? सवाल ये भी है कि भारत शहरी नियोजन को लेकर क्या क्या उपाय अपना रहा है। इसके अलावा शहरों की मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए और क्या क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए। इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले शहरीकरण के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पुराने जमाने में आबादी कम हुआ करती थी। लोग छोटी छोटी बस्तियों, गांवों और कस्बों में रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया की आबादी में बढ़ोतरी होने लगी, बस्तियां गांवों में, गांव कस्बों में, कस्बे नगरों में और नगर महानगरों में तब्दील होने लगे। साधारण शब्दों में कहें तो शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके जरिए शहर विकास करते हैं और एक बड़ी आबादी इस विकास में सहायक की भूमिका निभाती है। आबादी के अलावा शहरीकरण के अन्य कारक भी हैं, जैसे उद्योगों का विकास, उन्नत व्यापार, लेखन कला का विकास, श्रम विभाजन और कुशल परिवहन व्यवस्था आदि। औद्योगिकरण ने भी शहरीकरण को बढ़ाने में काफी योगदान दिया है। उन्नत व्यापार शहरीकरण के आर्थिक महत्व को बताता है। व्यापार के द्वारा ही गांवों से कच्चा माल और खाद्यान्न शहरों तक पहुंचता है और शहरों में बनने वाला सामान गांवों कस्बों तक आता है। इसके अलावा शहरीकरण की प्रक्रिया में कई लोगों, मजदूरों का पलायन गांवों से शहरों की तरफ होता है। इसका बड़ा कारण ये है कि शहर लोगों को विनिर्माण और व्यवसायों के अलावा नौकरी, शिक्षा और मनोरंजन के बढ़ते अवसर भी प्रदान करते हैं। लिहाजा हमें अब समझना होगा कि मौजूदा समय में भारतीय शहरों की क्या स्थिति है और इनकी क्या उपयोगिता है। तो आइए अब जानते हैं कि भारतीय शहरों की मौजूदा स्थिति क्या है। शहरीकरण को भारत में आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक माना जाता है। भारत लगभग 2 दशकों से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। देश की आजादी के 100वें साल यानी 2047 तक दुनिया की शीर्ष 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इसके शामिल होने की संभावना है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में देश की लगभग 3% भूमि पर ही शहरों का कब्जा है, लेकिन देश के सकल घरेलू उत्पाद में 70% से अधिक का योगदान शहरों का ही है। यह आंकड़ा शहरों की आर्थिक उत्पादकता के स्तर को दर्शाता है। आंकड़ों के मुताबिक जहां 1901 में भारत में शहरी क्षेत्रों में महज 2.5 मिलियन लोग रहते थे, जो जनसंख्या का 10.84% था, वहीं इसके 100 साल बाद शहरी आबादी लगभग 12 गुना बढ़ गई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में कुल 1210.2 मिलियन आबादी में से लगभग 377.1 मिलियन आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है।
बीते दशक से शहरी क्षेत्रों की आबादी में 91.0 मिलियन की नेट बढ़ोतरी देखी गई है। देश की कुल आबादी की तुलना में शहरी आबादी का प्रतिशत 31.6 है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की माने तो भारत की आबादी 2011 से 2036 के दौरान 1211 मिलियन से बढ़कर 1518 मिलियन होने की उम्मीद है। संभावना जताई जा रही है कि 2051 तक यह आबादी 820 मिलियन तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, शहरी विकास से कुल जनसंख्या में 73% से अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि 2050 तक 50% भारत का शहरीकरण हो जाएगा। भारत आर्थिक परिवर्तन की अपनी यात्रा में एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने के लिए तैयार है जब पहली बार इसकी आधी आबादी शहरों में निवास करेगी। अगर ऐसा होगा तो यह वास्तव में एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव होगा। शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी तब होती है जब वर्तमान शहरी आबादी की प्राकृतिक वृद्धि के अलावा भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ प्रवास करते हैं, और दूसरा तब जब ग्रामीण क्षेत्र कृषि को छोड़कर अपनी प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के चरित्र को गैर कृषि गतिविधियों से बदलने लगते हैं। मौजूदा समय में भारत सरकार शहरों के कायाकल्प की दिशा में काफी काम कर रही है। इस दिशा में कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, मसलन स्मार्ट सिटी मिशन, आत्मनिर्भर भारत, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, हृदय योजना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम यानी NERUDP, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इत्यादि। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस दौड़ती भागती दुनिया में ग्रामीण जीवन पीछे छूटता जा रहा है। लोगों को दुनिया की रफ्तार को पकड़ने के लिए वो सुविधाएं गांवों में नहीं मिल पाती जो उन्हें शहरों में मिलती हैं। लिहाजा एक बड़ी आबादी का गांवों से शहरों की तरफ पलायन होने लगता है। लेकिन बदलते समय के साथ शहरों को कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमें शहरी विकास की दिशा में आने वाली चुनौतियों को भी समझना होगा। शहरी जीवन हमें अक्सर सुविधाजनक दिखाई देता है, लेकिन वह अपने भीतर कई तरह की समस्याओं को भी समेटे रहता है, मसलन वायु प्रदूषण, शहरों में आने वाली बाढ़, सूखा, जल की कमी, जनसंख्या विस्फोट और संसाधनों पर दबाव इत्यादि। दरअसल ये समस्याएं इस वजह से नहीं पनपी हैं कि शहरों में अवसंरचनाओं की कमी है, बल्कि ये विकसित हुई हैं अपर्याप्त शहरी प्लानिंग और कमजोर शहरी शासन व्यवस्था से। शहरों में भूमि का उपयोग अक्सर उनके परिणामों के आकलन के बिना देखने को मिलता है। इन परिणामों के प्रभावों में हम वायु की गुणवत्ता, प्राकृतिक जल निकास प्रणाली, स्थानीय पारिस्थितिकी, लैंड यूज एफिशिएंसी और शहरी अर्थव्यवस्था को शामिल कर सकते हैं। मौजूदा समय में शहरी भारत कई जटिलताओं से घिरा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है भारत में शहरी क्या है और ग्रामीण क्या है, इसको परिभाषित करना। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक जिन 7,933 कस्बों को नगरों के रूप में गिना जाता है, उनमें से आधे से अधिक को सेंसस टाउन्स के रूप में भी गिना जाता है। सेंसस टाउन्स आज भी ग्रामीण संस्थाओं के रूप में शासित हैं और इन्हीं सब कारणों से भारत अनियोजित शहरीकरण की चपेट में आता जा रहा है। इसके अलावा एक समस्या उन शहरी बस्तियों को लेकर है जिन्हें स्टैट्यूटरी टाउन्स के रूप में दर्जा प्राप्त है। ये कस्बे भी नियोजित तरीके से विकसित नहीं किए गए हैं। भारत में लगभग 52% स्टैट्यूटरी टाउन्स में जरूरी मास्टर प्लान का अभाव है। नियोजित विकास का अधिकांश ध्यान महानगरों और क्लास 1 कस्बों की तरफ ही रहता है, जबकि छोटे और मध्यम आकार के शहरों को भी नियोजित विकास की उतनी ही जरूरत होती है। गौरतलब है कि क्लास 2, 3 और 4 शहरों की आबादी देश की कुल आबादी का 26% है। ये देश के कुल शहरी क्षेत्र में 44.2% से अधिक का योगदान देते हैं। 2001-2011 के दौरान क्लास 5 और क्लास 6 के शहरों की आबादी में क्रमशः 90% और 151% की बढ़ोतरी देखी गई। इसी अवधि में क्लास 1 के शहरों में 35% की बढ़ोतरी हुई। ऐसे शहर गांव और शहरों के बीच की कड़ी के रूप में काम करते हैं। इन शहरों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता और ये बिना किसी मार्गदर्शन के विकसित होते हैं। ऐसे में इन शहरों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक खर्च की जरूरत होती है। इन सब के अलावा अनियंत्रित प्रवास भी अनियोजित शहरीकरण का एक बड़ा कारण है।
अनियोजित शहरीकरण के कारण भारत बेरोजगारी, बिजली की समस्या, प्रदूषण, सामाजिक समस्याओं, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं आदि जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत में शहरी आबादी में तेजी से बढ़ोतरी दूसरी कई समस्याओं को जन्म देती है, जैसे झुग्गी झोपड़ियों की बढ़ती संख्या और जीवन स्तर में कमी आदि। इसके अलावा शहरी क्षेत्र पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में हमें उन उपायों पर विचार करना होगा जिनसे इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। तो आइए देखते हैं ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। डॉक्टर अमिताभ कांत ने भारत में शहरी नियोजन को नया आकार देने की दिशा में कई उपाय सुझाए हैं। गौरतलब है कि शहर निरंतर विकास की प्रक्रिया में होते हैं। शहर न केवल आर्थिक विकास के चालक होते हैं, बल्कि ग्लोबल नॉलेज एक्सचेंज के लिए एक चुंबक और नवाचार अवसरों के लिए एक कार्यस्थल का भी काम करते हैं। लिहाजा शहरों को उनके उद्देश्यों में सक्षम बनाने के लिए शहरी नियोजन को एक नया आकार देने की जरूरत है। हमें शहरी नियोजन के पुराने तरीकों से बाहर आना होगा और नए तरीकों को अपनाना होगा। भारत में SDG 2030 और नए शहरी एजेंडा को पूरा करने के लिए सरकार को देश की बस्तियों और उनके बीच के संपर्क तंत्र की योजना बनाने और प्रबंधन के तरीके पर फिर से विचार करने तथा इन्हें नया आकार देने की जरूरत है। हमें शहरों को बाजार, संस्कृतियों के मिलन स्थल और रोजगार अवसर के सृजनकर्ता के रूप में देखना चाहिए। इसके अलावा शहरों के भीतर और उनके आसपास की प्रकृति को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। देश में बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण की जरूरत है ताकि शहर शहरीकरण से होने वाले लाभ को हासिल कर सकें और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ सकें। इसके लिए शहरी नियोजन, प्रबंधन और वित्त में सुधार लाए जाने की जरूरत है। इन सुधारों का जिक्र नीति आयोग द्वारा हालिया जारी रिपोर्ट भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार में किया गया है। इस रिपोर्ट में शहरी नियोजन के विभिन्न आयामों पर सिफारिशें दी गई हैं। मसलन स्वस्थ शहरों की योजना बनाने के लिए कुछ बदलाव और नए कार्य, शहरी भूमि का अधिकतम उपयोग, मानव संसाधन क्षमताओं को बढ़ाना, शहरी शासन को मजबूत करना, स्थानीय नेतृत्व का निर्माण, निजी क्षेत्र की भूमिका को विस्तार देना और शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाना इत्यादि। गौरतलब है कि देश में शहरी नियोजन क्षमता को मजबूत करने के लिए मानव संसाधन बेहद जरूरी है। लिहाजा स्टेट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभागों में टाउन प्लानर्स के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा। इसके अलावा घरेलू निजी क्षेत्र की कंपनियों के निर्माण और उन्हें पोषित करने की भी जरूरत है, क्योंकि ये कंपनियां शहरी भारत के विकास और संस्कृति से भली भांति अवगत रहती हैं। साथ ही नवाचारों और शहरी समस्याओं के बीच की खाई को पाटने के लिए स्टार्टअप्स को सलाह देने और उन्हें प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है। एकीकृत शहरी नियोजन सुनिश्चित करने के लिए शहरी नियोजन शिक्षा में प्रौद्योगिकी को मुख्य आधार बनाने की दरकार है। भारत को कोशिश करनी होगी कि वह 2030 के अंत तक शहरी नियोजन क्षेत्र में अपनी सॉफ्ट पावर का निर्माण करने में सक्षम हो सके। इसके लिए राज्य सरकारों को भी कमर कसनी होगी। इस दिशा में पहला कदम राज्य शहरीकरण रणनीति हो सकता है। ऐसी नीति जो उद्योग और पर्यटन से लेकर कृषि और पर्यावरण तक सभी को एक साथ जोड़ने में सक्षम हो। जब तक ऐसा एकीकरण नहीं होगा, तब तक स्थानिक और आर्थिक नीति के बीच सामंजस्य बैठाना आसान नहीं रहेगा। शहरों को विकास का केंद्र बनाने और यह सुनिश्चित करने की भी बेहद जरूरत है कि वे रहने योग्य और समावेशी हों। यदि ऐसा होता है तो निस्संदेह ही अगला दशक एक शहरी दशक बनकर उभरेगा। आइए अब बारी है आज के सवाल की। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शहरों की मौजूदा स्थिति को बताते हुए इनकी समस्याओं को उजागर कीजिए। भारतीय शहरों के कायाकल्प की दिशा में क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं, व्याख्या कीजिए।